वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे 12th का मैथ और उसका पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 शांतता और अवकलनीयता की। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 5.6। देखिए इस एक्सरसाइज में जैसे लास्ट एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, इस एक्सरसाइज में भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम रहेगा लेकिन कुछ नई चीज़ें या कह लीजिए कॉन्सेप्ट को एक नई तरीके से घुमा मड़ो करके आपके सामने पेश कर दिया गया है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए आज की हम कोशिश करेंगे 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक करने की। आप इतना समझिए कि इन सभी क्वेश्चन में आपको dy पे dx याद करना है और dy पे dx का मतलब होता है कि एक बार अवकलन। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं, आप पीछे अवकलन पढ़ के आए हैं। देखो इस एक्सरसाइज में ना बेटा आपको अलग अलग मान देगा, x का अलग, y का अलग, समीकरण के रूप में देगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। कॉन्सेप्ट इसने कैसे घुमा करके मरोड़ करके तोड़ करके आपके सामने पेश किया है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक आपने ऐसा पढ़ा है कि एक इक्वेशन थी, एक सिंगल इक्वेशन पढ़ी है हमने, या हमने इन्वर्स वाले फंक्शन पढ़े हैं, या तो हमने अचर की पावर अचर या लोग वाले भी पढ़ लिए हैं, हमने ई वाले भी पढ़ लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हमने काफ़ी अलग अलग तरीके से अवकलन को सीख लिया है, लेकिन एक नए प्रकार का अवकलन इसमें दिया हुआ है। इस बार समीकरण तो दी हैं लेकिन एक्स की अलग और वाई की अलग दी है। ध्यान से सुनना। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो एक्स का मान एक और समीकरण में है, वाई का मान एक और समीकरण में है। अब इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो कॉमन चीज होगी ना मेरे बच्चों, वो क्या होगी कि x एक अचर है, y दूसरा एक अचर है, और इन दोनों के साथ एक कॉमन अचर तीसरा जरूर होगा। जैसे कि इन क्वेश्चनों में t दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है t थीटा, t t थीटा थीटा t। समझ गए आप मेरी बात? मतलब क्या है कि दो समीकरण तो हैं, एक x का एक y का। देखो सब में x का मान y का मान, x का मान y का मान, दो समीकरण दिखाई दे रही हैं। तो दो अचरों के अलग अलग मान दे रखे हैं। ये तो मुझे सिखाई दे रहा है कि इस वाले अचर का अलग अवकलन होगा, इस वाले अचर या इस समीकरण का अलग अवकलन होगा, बट उसके लिए एक तीसरा कॉमन अचर देगा जो कि t है। तो इसी कॉमन अचर के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ये x का मान है, ये y का मान है, हम कर रहे हैं दोनों का t के सापेक्ष अवकलन। ध्यान से देखना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर फायदा क्या नुकसान क्या t के सापेक्ष अवकलन करने का? dx हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर, दो का तो अवकलन होगा नहीं, a भी कांस्टेंट है, a का भी अवकलन नहीं होगा। अवकलन किसका होगा? t स्क्वायर का। अब x की पावर n का अवकलन का सूत्र कहता है पावर आ गया कि पावर में से कम, तो t स्क्वायर का अवकलन होगा 2t, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है। t के सापेक्ष कर रहे हैं तो सिंपल सही है, ये आंसर आ गया। यानी यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि dx बाई dt का मान कितना आया, तो आप मुझे सीधे सीधे बताएंगे 480 आ गया जी। ऐसे ही y का करें तो dy अपॉन dt बराबर a का होगा नहीं, और t की पावर 4 का हो जाएगा 4t की क्यूब। चूंकि ये t था, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, तो t का हो गया, बस खत्म हो गया ये। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि dy अपॉन dt क्या है, तो आपका जवाब होगा 4at की क्यूब। ठीक है, अब ये आ गई समीकरण नंबर 1, ये आ गई समीकरण नंबर 2। क्या निकालना था? dy पे dx। तो बस यहाँ ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, या दूसरे शब्दों में समझ लो y वाले को x वाले से डिवाइड करेंगे। इस चीज का फायदा क्या होगा? देखो dy अपॉन dt ये रहा, और इसको डिवाइड करा मैंने x वाले से, यानी dx अपॉन dt ये रहा बराबर, dy वाले का वैल्यू था 4at की क्यूब और अपॉन इसका वैल्यू था 4at। भाई कुछ नया तो नहीं करा ना। अब इस कंडीशन से हम dt से dt कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से क्या बचा? तो आप कहोगे dy पे dx बचा, 4 से 4 गया, a से a गया, t से इसकी एक पावर गई, तो बराबर क्या बचा? t की घात 2। तो इस प्रकार से हमें dy पे dt या dy पे dx प्राप्त होगा। एक बार फिर से समझ लो, कॉन्सेप्ट नया नहीं है भाई, अवकलन ही तो कर रहे हैं, छोटी छोटी सी अवकलन है। और ये अवकलन तो आप कहीं पहले ही सीख गए ना, 5.2 में हमने ये चीजें सीख ली कि हाँ जी x की पावर n का अवकलन तो ये होता है। तो कुछ नया इसमें सीखने को नहीं मिला, बस कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसको घुमा पड़ोस करके, घुमा करके, मोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश कर दिया गया है। सामने कैसे पेश कर दिया गया? x का अलग समीकरण, y का अलग समीकरण बना दिया, और एक तीसरा कॉमन अचर इसमें डाल दिया जो कि t है। तो हमने उसी कॉमन अचर के सापेक्ष अवकलन कर दिया, x वाले का अलग, y वाले का अलग, और फिर हमें dy पे dx चाहिए था, तो हमने y वाले अचर का जो अवकलन करा था उसके बटे में x वाले का कर दिया, अर्थात dy पे dt बटे dx पे dt करेंगे। dt से dt कर दिया, जो कटा काट दिया, जो बचा वो dy पे dx आ गया। अब ऐसे ही आपको घर से करके दिखाना है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है। देखो इसमें थीटा के सापेक्ष कर लेना, dx पे d थीटा, dy पे d थीटा। a का होगा नहीं कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, b का होगा नहीं कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर इसको इससे डिवाइड कर देना।
ऐसे ही इसका हो जाएगा टी के सापेक्ष साइन थीटा का कोस टी, और इसका हो जाएगा कोस 2t का माइनस के साइन 2t इंटू 2। ठीक है, ऐसे ये करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 एक जैसा है, ये मैं करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, देखो ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये वाला मैं करा देता हूँ, वो वाला आप खुद से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसको अगर मैं एक लाइन में सॉल्व करके लिख दूं तो यो है ए की, तो वैसे भी ए से तो कुछ मतलब ही नहीं है, ए का तो अवकलन ही नहीं होगा, तो यहाँ भी 2 ही पद हैं। आओ इसका भी अवकलन करते हैं। इसका अलग अलग है थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ टी तो दिखाई नहीं दे रहा। अब इसमें थीटा के सापेक्ष कैसे करेंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ देख लो, क्योंकि यहाँ भी कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया dx अपॉन डी थीटा। अब देखो बेटा ये 2 अलग अलग पद हैं, और जब अवकलन होगा तो दोनों का होगा, तो कोस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। अब थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो dx अपॉन डी थीटा माइनस के साइन थीटा, और माइनस इस वाले कोस 2 थीटा का हो गया माइनस साइन 2 थीटा, लेकिन ये 2 था तो इंटू 2, इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस कर दो, तो साइन थीटा और प्लस के 2 साइन 2 थीटा, dx अपॉन डी थीटा आ गया माइनस के साइन थीटा और प्लस के 2 साइन 2 थीटा। बाई वाले की बात करूँ तो ये रहा बाई वाला, dy पे डी थीटा बराबर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आप कहोगे कोस थीटा, माइनस लगाओ इस वाले साइन थीटा का साइन 2 थीटा का, आप कहोगे कोस 2 थीटा, और इंटू जो 2 थीटा था इसलिए 2 से गुणा। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ ये dy पे डी थीटा आ गया, ये dx पे डी थीटा आ गया, इसको डालो समीकरण नंबर 2, इसको डालो समीकरण नंबर 1, और यहाँ लिखो समीकरण नंबर 2 भागा समीकरण नंबर 1। इस चीज का फायदा dy पे डी थीटा और डिवाइडेड बाई dx पे डी थीटा बराबर क्या बचा, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा और बटे माइनस के साइन थीटा और प्लस के 2 साइन 2 थीटा। डी थीटा से डी थीटा गया, और फाइनली मुझे मिला dy पे dx बराबर क्या मिल गया, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस के साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। यह आ गया मेरा dy पे dx। अब देखो ऐसा करने का फायदा ये हो रहा है बेटा, आपका ना डबल डिफरेंशिएशन बच रहा है। अब चाहो तो आप इसका x के सापेक्ष कर दो, थीटा का फिर से डी थीटा अपॉन dx करते रहो, तो लंबा झमेला हो जाएगा। इसलिए बढ़िया है कि तीसरा जो अचर दे रखा है उसके सापेक्ष अवकलन करो, दोनों समीकरणों को फिर एक दूसरे का भाग करो, आंसर आपके हाथ में। अब ये रहा आपका होमवर्क, ये खुद करेंगे आप, कुछ नहीं है, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देना, जैसे यहाँ हुआ है वैसे यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कह लो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। कौन सा अचर दिखाई दे रहा है दोनों में, x और y के पदों में, तो t दिखाई दे रहा है, तो t के सापेक्ष अवकलन होगा, ये तो आप समझ ही गए हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx की बात करें तो dx अपॉन dt। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो है इस समय पे अंश बटे हर बन गया, वही बन गया ना, ये भी यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, अंश बटे हर का सूत्र सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। तो इसका फॉर्मूला कहता है कि हर ऐसे ही, हर बोले तो कोस 2t ऐसे ही, इस वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा पहले 3 साइन t और इंटू फिर साइन t का दोबारा से होगा कोस t। हाँ भाई बताओ, 3 साइन स्क्वायर टी, माफ कीजिएगा 3 साइन स्क्वायर टी, पहले तो क्यूब हटेगी तो क्यूब का हो गया 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का फिर से कोस टी हो गया। तो हर ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही, अंश बोले तो साइन की क्यूब टी ऐसे ही, इसका अवकलन, इसके अवकलन होगा तो पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होकर गया, यानी कि ये खुद अंडर रूट में आएगा, कोस 2t अंडर रूट में बटे में, फिर इस कोस 2t का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा जो कि होगा माइनस के साइन 2t, उसके बाद 2 की और गुणा होगी तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t, और वो जो माइनस है उससे डायरेक्ट यहाँ प्लस हो जाएगा। बताइए, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया हर ऐसे अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर करते ही अंडर रूट में है कोस 2t, और जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म। तो अगर मैं dx पर dt की बात करूँ आपसे, तो अच्छे से अगर मैं लिखूँ तो ये आ गया अंडर रूट में कोस 2t, और अगर मैं इस कोस 2t की ध्यान से देखना, ऊपर ना ये एक सिंगल पद है और दूसरे पद में बटे में कोस 2t है, यानी हर है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इसकी इधर गुणा होगी, और एलसीएम में गुणा होते ही इसका अंडर रूट खत्म, तो ये हो जाएगा कोस 2t, और ये वाला 3 आ गया बाहर, साइन स्क्वायर टी और इंटू में कोस टी, प्लस यहाँ से आया साइन 2t और यहाँ से आया साइन की क्यूब टी, और इस पूरे के बटे में यहाँ से आया होगा कोस 2t की पावर 1/2, ध्यान से देखना,
और इंटू यहाँ से इसकी पावर खत्म हो गई होगी तो ये आया होगा cos 2t। अब हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2, डायरेक्ट करके लिख दूं क्या 3/2? हाँ भाई लिख सकते हैं 3/2। तो ये आपका dx पे dt निकल गया। ऐसे ही निकलेगा dy पे dt, निकालो dy पे dt। इसमें भी हर ऐसे ही बोले तो अंडर रूट में cos 2t ऐसे ही, अंश का अपकलन, अंश यानी कि पहले तो इसका 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा और फिर cos का हो जाएगा तो माइनस साइन t हो जाएगा, फिर माइनस लगा करके cos की पावर 3t ऐसे ही, और इसका हो जाएगा बटे में अंडर रूट cos 2t जो ये आया था, और इनटू में 2 sin 2t, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, बटे में आ जाएगा इसी cos 2t का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि भैया इसकी गुणा इसमें होगी, तो यानी इन दी एंड में डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस बार cos 2t इंटू cos स्क्वायर t और इंटू साइन t, और वो भी आया पूरा बाहर माइनस के 3 के साथ, और प्लस यहाँ लगेगा 2 sin 2t इंटू कोस की पावर 3t, और नीचे बटे में आएगा cos 2t की होल पावर 3/2। ये आ गया बेटा dy पे dt। लेकिन हमें तो dy पे dx चाहिए, क्या करेंगे भाई, इसको इससे भाग करेंगे, यानी यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, यानी हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए dy पे dx। अब देखो ध्यान से देखना, एक ही लाइन में समझ जाओगे भाई, dy पे dx की जब मैं शुरू में dy पे dt लिखूंगा तो ये आएगा, इसका जो हर है उसका हर समान है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब सिंपल है, इसका अंश और बटे इसका अंश, यानी कि आंसर आ गया माइनस के 3 cos 2t cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस 2 sin 2t इंटू कोस की पावर 3t, और बटे में आ गया इसका ये 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t और प्लस sin 2t इंटू साइन की पावर क्यूब t। इस प्रकार से हमें फाइनली दिए गए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए dy पे dx प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कुछ नया कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि कोई नया सूत्र आपको सीखने को आज मिला, सिर्फ मैंने कहा कॉन्सेप्ट वही है, प्रश्न को जो प्रेजेंट करने का तरीका है क्वेश्चन ने या एग्जामिनर ने, वो आपको घुमा करके पेश किया गया है। पहले एक ही समीकरण थी, इस बार 2 अलग अलग समीकरण है, x की अलग है, y की अलग है, दोनों का एक कॉमन अचर है, जैसे t हो गया, थीटा हो गया, उसके सापेक्ष आपको अपकलन करना है, और बाद में y वाले को ऊपर रख के x वाले को नीचे रखना है, क्योंकि फाइनली आपको dy पे dx चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चीज़ें समझ आई हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर कोई डाउट है तो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करेंगे यहाँ से आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।